हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्टेक्स क्लासेस ऑनलाइन। अभी तक हमारे चैनल पे रैंडम वीडियोस आती थी, लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं सीरीज से पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। क्लास 11th में जो सबसे बेसिक यूनिट है जिसे हम क्या बोलते हैं सेल, वहां से स्टार्ट करेंगे। हाँ, कुछ लोग कहेंगे सर ये चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड है, लेकिन जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है ये ऐसा है क्योंकि हर जहाँ सेल का जिक्र आता है बायोलॉजी में, और उसको समझने के लिए हम लोग को सबसे जरूरी है कि सेल के बारे में हमें अच्छी जानकारी हो, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में। ये आपने 9th क्लास में सेल पढ़ा था, पर वो सेल और इस सेल में थोड़ा सा अंतर है, चीजें वही है, बस इलेबोरेट करके होती है। तो शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। चैप्टर आपका क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। जब से हम शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो पहला पॉइंट ही आता है कि सेल क्या होती है ना। व्हाट इज सेल? तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक वर्ड जब भी सेल स्टार्ट किया जाता है तो एक शब्द, एक सेंटेंस लिखा जाता है। वो सेंटेंस क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो इसका क्या मतलब होता है? सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब यही है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें दिखते हैं, उनकी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, उनका जो लाइफ स्टार्ट होता है वो कहीं ना कहीं किससे होता है? एक सिंगल सेल से एक बड़े से घर को बनाने के लिए हमें छोटे छोटे ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एक एक ब्रिक्स के एक ब्रिक्स को जोड़ कर करके बड़ा सा घर बन जाता है। सेम उसी तरीके से क्या होता है, एक एक सेल्स को जोड़ते हुए सिंगल सेल से ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये होता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। दूसरा क्या है? सेल इज द structural and functional unit of all living beings। जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हम बात करें हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, आप इंसान देखें, शेर देखें, कुत्ता देखें, बिल्ली देखें, भालू देखें, अलग अलग जो जीव हम देखते हैं, उन सभी जीवों का बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो उनके बॉडी का जो स्ट्रक्चर अलग अलग दिखता है, इसका मतलब है उनका सेलुलर अरेंजमेंट अलग अलग है। उनके बॉडी का सेलुलर स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से, जो अरेंजमेंट है वो अलग होने की वजह से उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। इसका मतलब ये है कि सेलुलर अरेंजमेंट अलग होने से ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर अलग हो रहा है। इसका मतलब है सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट। और हमारे जो रियल लाइफ में जो भी घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं हमारे सेलुलर लेवल पे, जो ऑर्गेनिज्म लेवल पे जो घटनाएं हो रही होती हैं, वो साथ ही साथ सेलुलर लेवल पे हो रही होती हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। आपने हो सकता है इसको पढ़ा हो, लेकिन आज फिर से बात करते हैं इसकी कि सबसे ज्यादा जानते हैं सेल होता है। सेल, बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाती है, क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। टिश्यू की डिफिनेशन क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सेम वर्क, सेम फंक्शन एंड सेम इन ओरिजिन। कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य में, संरचना में एवं उत्पत्ति में एक समान होता, उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गन बन जाता है। ऑर्गन बहुत सारे मिलते हैं तो क्या होता है? ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक यूनिट होकर करके एक बॉडी के अंदर फिट हो जाते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बना क्या? ऑर्गेनिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म की हम अगर हम
इसके लोअर लेवल पे जाए तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, सेल ही मिलेगा। इसलिए इस टॉपिक को हमको डिटेल में समझना है। सेल, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे हम बात करें हमारे लंग्स है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो हार्ट है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहा है, हमारा जो किडनीज है वो क्या होती है, हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती है, और सारे सिस्टम एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, उसी बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब एक बॉडी के अंदर फिट है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। नोट डाउन। सेल को किसने डिस्कवर किया, तो समय आता है 1665। 1665 में वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, जगह क्या थी, इंग्लैंड। इंग्लैंड साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप से क्या किया, कॉर्क की पतली पतली स्लाइसेस में क्या देखा, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर को देखा, मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर को देखा, और क्या नाम दिया, सेलुला नाम दिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी फ्रॉम ओन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप उन्होंने क्या देखा, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर इन कॉर्क। और उन हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या नाम दिया था, नाम दिया सेलुला। सेलुला का मतलब क्या होता है, सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम, लिटिल रूम। इतना तो पहले भी अपन लोग समझते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप में एक कॉर्क की पतली पतली स्लाइसेस में हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर को देखा, और उन्हें क्या नाम दिया, सेलुला, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। यही सेलुला आगे जाकर क्या बन गया, सेल बन गया। तो 1665 में, अब यहाँ एक एडिशनल फैक्ट ये है कि इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक की किताब जिसका क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया भी इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में उन्होंने माइक्रोग्राफिया नाम की जो किताब थी उसमें उन्होंने बताया। अब बात करते हैं फर्स्ट लिविंग सेल। फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी, तो टाइम था 1674। 1674 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में इन्होंने भी अपनी माइक्रोस्कोप बनाई हुई थी, और उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा और सबका फिगर बनाया ना। ये भी एक अनफॉर्चुनेट साइंटिस्ट है जिन्होंने, जिनको किसी ने साइंटिस्ट जीते जी नहीं माना। 1674 में इन्हें ऑब्जर्व फर्स्ट लिविंग सेल, मतलब लिविंग सेल को पहली बार ऑब्जर्व किया था किसने, ये एंटोनी वॉन लेवन हॉक ने। उसके बाद इन्होंने ही नेम्ड दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल्ड एनिमोलिक्यूल्स। और उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था, द सीक्रेट ऑफ नेचर। तो मिला जुला बात यही है कि 1674 में पहली लिविंग सेल किसने की थी, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने की थी। और उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा, सबको क्या नाम दिया था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वाइल्ड एनिमोलिक्यूल्स, उनका नाम ही नहीं लिखा, A W लेवेनहॉक।
तो मोटी-मोटी बात यही है कि 1665 में इंग्लैंड के साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क स्लाइसेस में सेल्स को देखा, उन्हें नाम क्या दिया? सेलुला। 1674 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने क्या नाम दिया? पहली लिविंग सेल देखी और उन स जितनी भी लिविंग सेल देखी थी सबको वाइल्ड एनिमोलिक्यूल नाम दिया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया, जबकि एंटोनी वॉन लीeuwenhoek की बुक का नाम था द सीक्रेट ऑफ नेचर। तो ये दोनों लोगों की किताबों का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब 1674 में जब एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल देखा, लेकिन उसके बाद लिविंग सेल्स के ऊपर या सेल्स के बारे में ज्यादा बातें नहीं हुई। फिर डायरेक्ट बात आती है 1838 टू 1839 में हम आते हैं। हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। एमजे शिल्डन, जो कि कहाँ के थे? जर्मनी के जर्मन बॉटनिस्ट थे। जर्मन बॉटनिस्ट थे। और एक कौन साइंटिस्ट थे? थियोडोर थियोडोर स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे, एमजे शिल्डन और थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने अलग अलग स्टडी किया। जर्मन बॉटनिस्ट थे एमजे शिल्डन, और जूलॉजिस्ट थे थियोडोर स्वान। दोनों ने मिल करके क्या किया कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पे एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के बाद ये तह तक पहुंचे कि सभी प्लांट और सभी एनिमल डिफरेंट टाइप की सेल्स से बने हुए। मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, वो क्या बने किसके बने होते हैं? एक बेसिक यूनिट के बने होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल। और इसे दोनों ने मिल करके 1838 टू 1839 में क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। आप देखते हैं 1838 टू 1839 में जो सेल थ्योरी दिया था शिल्डन और स्वान ने, वो क्या थी? यहां लिखते हैं सेल थ्योरी क्या थी? सेल थ्योरी सेल थ्योरी का पहला पॉइंट क्या था? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of cell and product of cell। कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सब किसके बने होते हैं? सेल के, और प्रोडक्ट ऑफ सेल के बने हुए होते हैं, है ना? अब क्या हुआ, यहां तक तो सेल थ्योरी आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि सेल थ्योरी जब इनसे पूछा गया कि न्यू सेल्स कैसे राइज होती हैं, कि नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये बताने में शिल्डन और स्वान असफल हो गए। उसके बाद 1855, हाँ, उसको हिंट डालते क्या है? मोडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। मोडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का मोडिफिकेशन क्या है? तो मोडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी को दिया था, एक वैज्ञानिक थे, रूडोल्फ विर्को। साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था? रूडोल्फ विर्चो, या रूडोल्फ विर्चाओ भी कुछ लोग बोलते हैं। रूडोल्फ विर्को जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक टर्म दिया, है ना? वो टर्म क्या था? 1855 में इन्होंने टर्म दिया, वो टर्म था ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुलर टर्म दिया किन्होंने? रॉडोल्फ विर्को ने दिया। और रॉडोल्फ विर्को ने जो ओमनिस सेलुला ई सेलुलर टर्म दिया था, इसका क्या मतलब होता है कि न्यू सेल्स न्यू सेल्स arises from dividing of pre 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 existing cells।
हाँ, कि नई सेल्स जो अराइज होती हैं वो किससे होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवाइड होने से। इसका मतलब ये है कि ओमनीसेलुलर ईसेलुलर जो टर्म था, इसका मतलब यही है कि जो न्यू सेल्स अराइज होती हैं वो पुरानी सेल्स के ये जो लिविंग सेल हैं उनके डिवाइड होने से ही बनती हैं। तो पूरी सेल थ्योरी को सम अप करते हैं। सेल थ्योरी किसने दिया? 1838 टू 1839 में ये दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या था? शिल्डन और स्वान। इन दोनों ने, शिल्डन कहाँ के थे? जर्मनी के थे। स्वान कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। और दोनों ने मिल करके क्या दिया? अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके वो इस आधार पे पहुंचे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो सब किससे बने होते हैं? सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि नई सेल्स कैसे अराइज होती हैं, इसके बारे में टर्म दिया था किसने? रोडोल्फ विर्को ने 1855 में। उन्होंने शब्द दिया ओमनीसेलुलर ई सेलुला। और जो ओमनीसेलुलर ई सेलुला, इसका ही मतलब है कि न्यू सेल्स जो अराइज होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के डिवाइड होने पर ही बनती हैं। तो ये था पूरा का पूरा सेल थ्योरी।